पेन 2.0 प्रोजेक्ट, इसको कैबिनेट ने अप्रूव किया था 27 नवंबर 2024 को। अब ये पेन 2.0 है क्या? देखिए, इससे पहले हम देखते हैं पर्सनल आइडेंटिफिकेशन जो नंबर चलता है, ऑथेंटिकेशन नंबर, ये पैन कार्ड हमारा होता है। अब हम इसको डिजिटली कर रहे हैं, इसको री-इंजीनियर करेंगे द पीएन और 10 सर्विसेज टू ऑफर सीमलेस डिजिटल एक्सपीरियंसेस, जिससे कि सारी चीज़ें डिजिटली होने लग जाएँ। इसके हमें फ़ायदे क्या होंगे? मतलब इस प्रोजेक्ट के अंदर हम क्या करने वाले हैं, एक सिंगल पोर्टल होगा हर एक पैन और 10 रिलेटेड सर्विसेज के लिए, जिससे कि जो यूज़र्स होंगे आसानी के साथ इसको यूज़ कर सकेंगे। पेपर वर्क जो होगा कम ही हो जाएगा क्योंकि चीज़ें डिजिटल हो जाएँगी, टाइम कम लगा लगा करेगा। पर्सनल और डेमोग्राफिक डेटा विल बी प्रोटेक्टेड, तो पर्सनल और आपका जो डेमोग्राफिक डेटा हो उसको प्रोटेक्ट किया जाएगा, अधिक सिक्योरिटी रहेगी इसमें। इसके अलावा यहाँ पर एक पैन डेटा वोल्ट का भी निर्माण किया जाएगा। तो ये चीज़ इम्पोर्टेंट थी। कितना पैसा सरकार ने इसके लिए दिया है, तो पेन 2.0 प्रोजेक्ट के लिए 1435 करोड़ रुपए दिए और 27 नवंबर को इसको अप्रूव किया गया था। इसके बाद हम देखेंगे कैबिनेट ने अप्रूव किया एक नेशनल मिशन ऑन एडिबल ऑयल्स, ऑयल सीड्स फॉर 2024-25 से लेकर 2030-31 तक चलाएँगे। एक तो ये तारीख याद रखना, 24 से 31 तक। नमियो ऑयल सीड्स। अब ये जो मिशन है इसकी टाइमलाइन कितनी है, कितने वर्षों तक रहेगा? 7 ईयर्स तक। जनरली या तो स्कीम्स 5 वर्ष तक रहती हैं या फिर 10 वर्ष, लेकिन ये 7 ईयर्स तक है, ठीक है? इसके साथ-साथ में मिशन विल इंट्रोड्यूस साथी पोर्टल इनेबलिंग स्टेट्स टू कोऑर्डिनेट विद स्टेक होल्डर्स फॉर टाइमली अवेलेबिलिटी ऑफ क्वालिटी सीड्स। देखिए, इसके साथ में एक साथी पोर्टल का भी इनॉग्रेशन किया जाएगा। अब ये इसमें जो पोर्टल्स की श्रेणी है उसमें ये नोट करने लायक साथी पोर्टल क्या है? साथी पोर्टल के माध्यम से क्या होगा, इस पोर्टल के थ्रू जो भी स्टेट्स होंगे, वो जो ऑयल्स वाले सीड्स होते हैं, जो ऑयल वाली फसलें होती हैं, उनकी क्वालिटी ऑफ सीड्स ईज़िली यहाँ पे एक्सेस कर सकते हैं। बस इतना चीज़ आपको याद रखनी है, ठीक है? इसके अलावा ज़रा देखते हैं अब इसमें जो की प्राइमरी ऑयल सीड्स क्रॉप्स हैं, जैसे कि रैपसीड मस्टर्ड है, यानी जिसको सरसों बोलते हैं, ग्राउंडनट है, सोयाबीन, सनफ्लावर, सीसम। इन सबको इन सबकी हम क्या करेंगे, इन कलेक्शन इंक्रीज़ करेंगे और एक्सट्रैक्शन एफिशिएंसी भी हम बढ़ाएँगे। इसके साथ-साथ अगर आप बात करें, अराउंड 72% ऑफ आवर प्रोजेक्ट डोमेस्टिक रिक्वायरमेंट्स, हम ये कह रहे हैं कि लगभग-लगभग हम इतना प्रोडक्शन हमें करना है कि लगभग 72% जो हमारी डिमांड है, वो हमारे घर में उत्पादित की जा सके। कितनी परसेंट हम डिमांड अपना फुलफिल कर रहे हैं घर से? 72%। इसके अलावा दिस विल बी अचीव्ड बाय प्रमोटिंग अडॉप्शन ऑफ हाई यील्डिंग हाई ऑयल कंटेंट सीड वैराइटीज। लेकिन ये आप प्रोडक्शन बढ़ाएँगे कैसे? तो उसके लिए हमने क्वालिटी ऑफ सीड्स पर जोर दिया कि हम हाई यील्डिंग जो क्वालिटी ऑफ सीड्स होता है, उनको प्रोवाइड करवाएँगे किसानों को। तो ये देख लिए, और साथी पोर्टल भी आपको याद रखना है कि साथी पोर्टल किसके लिए है? मिशन साथी। तो साथी पोर्टल है वो है मिशन एडिबल ऑयल से रिलेटेड। 7 वर्ष के लिए मिशन था। यूनियन मिनिस्टर श्री शिवराज सिंह जो चौहान हैं हमारे, कृषि से रिलेटेड है, उन्होंने नई चेतना 3.2 नेशनल कैंपेन अगेंस्ट जेंडर बेस्ड वायलेंस इन न्यू दिल्ली स्टार्ट किया है। अब ये एक तरीके से क्या, देखो, नई चेतना, अब बात ये है कि जो शिवराज सिंह चौहान जी हैं, ये तो एग्रीकल्चर मिनिस्टर है, लेकिन उन्होंने इनॉग्रेट किया है नई चेतना, तो एक चीज़ याद रखिएगा, ठीक है? और ये है क्या नई चेतना 3.2, यही पूछेगा नॉर्मली, नई चेतना 3.2 है क्या? एक नेशनल कैंपेन है अगेंस्ट जेंडर बेस्ड वायलेंस इन न्यू दिल्ली। देखिए, हमें नई चेतना लानी होगी और उस चेतना में हमें ये दिखाना पड़ेगा कि जेंडर आधारित वायलेंस नहीं होना चाहिए। ये कब किया है उन्होंने? जो दीनदयाल उपाध्याय नेशनल रूरल लिवलीहुड मिशन के अंतर्गत इसको उन्होंने किया है, नई चेतना जो प्रोग्राम। और कब? 25 नवंबर 2023 को उन्होंने एक्सेप्ट किया था इसको, ठीक है? यूनियन मिनिस्टर श्रीमती अन्नपूर्णा देवी लॉन्चेस अब कोई बहाना नहीं कैंपेन एट नई चेतना 3.2 इवेंट। अब यही जो नई चेतना इवेंट हो रहा था, इसी समय श्रीमती अन्नपूर्णा देवी कौन है? ये विमेन मिनिस्टर है। इन्होंने एक और लॉन्च किया है, क्या? एक कैंपेन, अब कोई बहाना नहीं कैंपेन। कहाँ पे? नई चेतना 3.2 इवेंट में। इसके अलावा अब ये जो नई चेतना है, प्रोजेक्ट है या कैंपेन मान लो, कुछ भी मान लो, ये एक इंटर मिनिस्ट्रियल जॉइंट एडवाइजरी ऑन कन्वर्जेंट एफर्ट्स है। मतलब इंटर मिनिस्ट्रियल का मतलब है एक से अधिक मिनिस्ट्री इसमें इन्वॉल्व है, और इसमें से 2 तो अभी बताई दी जा चुकी हैं। एक यहाँ पे एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री दिख रही है, दूसरी यहाँ पर हमें दिख रही है कौन? विमेन डेवलपमेंट। 227 न्यू जेंडर रिसोर्स सेंटर्स लॉन्च्ड बाय श्री शिवराज सिंह चौहान, और इसी के उपलक्ष्य में श्री शिवराज सिंह चौहान ने कितने न्यू जेंडर रिसोर्सेस ओपन किए हैं? 227। ये फिगर याद रखने लायक है, द आंसर इज यस, 227। इसके साथ में जो थीम रही है इस बार की, वो रही है एक साथ एक आवाज हिंसा के खिलाफ। बार बार इसको रिपीट करिए, एक साथ एक आवाज हिंसा के खिलाफ। तो ये थी चेतना 3.2 नेशनल कैंपेन हमारा। आगे देखेंगे दिसंबर 2024 में कुछ और न्यूज हुई थी जो हमने पहले छोड़ दी थी, उन्हें भी हम कवर करके चल रहे हैं।
अब ये नेस्ट क्या है? नेस्ट का मतलब क्या होता है? घोंसला। तो घोंसला कहाँ होता है? वन में। वन में कौन रहते हैं? ट्राइबल्स। तो ट्राइबल अफेयर से रिलेटेड है। इसमें जो टी है वो आप मान लेना ट्राइबल अफेयर से रिलेटेड है। अब नेस्ट जो है, मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स ने इन कोलैबोरेशन विद किसकी? अमेजन के साथ कोलैबोरेशन करके लर्निंग लिंक्स फाउंडेशन लॉन्च कर रहे हैं फेज सेकंड ऑफ द अमेजन फ्यूचर इंजीनियर प्रोग्राम्स फॉर ईएमआरएस के लिए। ठीक है, तो उसके लिए हमने नेस्ट अमेजन से समझौता किया है। The initiative has the potential to bridge the academic gap existent among tribal communities। इससे कि जो ट्राइबल कम्युनिटीज और जो मेन स्ट्रीम के बीच में जो गैप हमें दिखता है उसमें कमी आएगी। इंश्योर किया जाएगा कि उन जो ट्राइबल कम्युनिटीज है उनका भी जो करियर है वो इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज में सक्सेसफुली वो अपना करियर परस्यू कर सकें। ठीक है, नेक्स्ट के माध्यम से। इसके अलावा सेकंड फेज ऑफ द प्रोग्राम टू इंक्लूड एआई करिकुलम इन 54 एकलव्य मॉडल रेसिडेंशियल स्कूल। ईएमआरएस का फुल फॉर्म क्या है? एकलव्य मॉडल रेसिडेंशियल स्कूल्स में 54 एकलव्य मॉडल रेसिडेंशियल स्कूल्स में एआई करिकुलम भी स्टार्ट किया जाएगा। तो ये इतना याद रखना, हमने बस अमेजन इंडिया के साथ में नेक्स्ट को स्टार्ट किया है। ठीक है, आगे देखेंगे। नेक्स्ट का फुल फॉर्म क्या है? नेशनल एजुकेशन सोसाइटी फॉर ट्राइबल स्टूडेंट्स। और किसके साथ? अमेजन इंडिया के साथ मिलकर हम ये डिसाइड कर रहे हैं कि जो एकलव्य मॉडल रेसिडेंशियल स्कूल से यहाँ के बच्चों को भी इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज में उनका फ्यूचर बन सके। चलिए आगे देखेंगे। जनवरी 2025 में ये डीएपी पर सब्सिडी सहित कृषि संबंध कैबिनेट के निर्णय, ये छोड़ दो, नहीं इंपॉर्टेंट नहीं है। फार्मर आईडी, हाँ ये फार्मर आईडी की बहुत ज्यादा चर्चा में रही है, जरा देखते हैं। आधार कार्ड की तरह, जैसे कि अब देखते हैं, जैसे सबके पास एक राशन कार्ड आईडी होता है, स्टूडेंट आईडी होता है, आप ऑफिस में जाते हैं तो एम्प्लॉय आईडी होती है, उसी तरीके से फार्मर आईडी की भी बात करी है सेंट्रल गवर्नमेंट ने। अब फार्मर आईडी बनाई जाएगी, आधार कार्ड की तरह होगी किसानों। इसमें सब्सिडी समेत कृषि से संबंधित तमाम योजनाएं जैसे कि पीएम किसान सम्मान, फसल बीमा, कृषि से संबंधित अन्य जो भी योजना है, इनके अलावा फार्मर आईडी के आधार पर ही दिया जाएगा। ये क्वेश्चन स्टेटमेंट पूछेगा कि अगर फार्मर आईडी के आधार पर ही आपको इन सारी योजनाओं का लाभ मिलेगा, द आंसर वुड बी यस। केंद्र सरकार ने डिजिटल कृषि मिशन की शुरुआत की है। ठीक है, और ये जो कुछ भी चल रहा है डिजिटल कृषि मिशन के अंतर्गत चल रहा है। इस पर सरकार 2,817 करोड़ रुपए भी खर्च करेगी। और ये सब लगा कौन रहा है, यानी कि ये सब प्रोग्राम हेल्ड कौन करवा रहा है? कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय ने कृषि में डिजिटल ढांचा तैयार करने एवं योजनाओं का लाभ किसानों तक व्यवस्थित तरीके से पहुंचाने के लिए एग्री स्टैक योजना भी बनाई है। तो एक योजना ये जरा देखिए। एग्री पूछेगा कि एग्री स्टैक योजना का मूल उद्देश्य क्या है, तो आंसर क्या होगा? डिजिटल ढांचा तैयार करना कृषि क्षेत्र में और योजनाओं का लाभ, यानी कि सीधी सी बात, डिजिटलाइजेशन इन एग्रीकल्चर ही क्या है? एग्री स्टैक है, याद रखना। और डिजिटल कृषि मिशन की शुरुआत करी गई। डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर के रूप में डिजाइन की गई। ये ठीक है, छोड़ दो, और कुछ जरूरत नहीं है आपको। केंद्र ने 3 वर्षों में, हाँ ये जरा देख लो कि केंद्र का जो लक्ष्य है वो क्या है कि 3 वर्षों में 11 करोड़ किसानों के लिए डिजिटल पहचान पत्र बनाने का लक्ष्य रखा गया। अब वो 3 बार कौन से होंगे? 2026-27 में 2 करोड़ पहचान पत्र बना जाएंगे। ठीक है, बस इतना ज्यादा कुछ मत रखो, बस इतना रख लो कि 3 वर्षों में 11 करोड़ लोगों के डिजिटल पहचान पत्र बनेंगे। इसके अलावा एग्री स्टैक योजना भी हमें याद रखनी है और डिजिटल कृषि मिशन भी। जुलाई 29, 2021 को पीएलआई योजना 1.1 की घोषणा की गई थी। ठीक है ना, तो अब पीएलआई जो योजना है, बस इतना याद रखो इसको कि पीएलआई योजना है ये कब? पीएलआई, एल आई में आई ऐसा दिख रहा है, आई ऐसा बनता है, और 21। इसमें क्या है? 6 जनवरी को इस्पात उद्योग के लिए पीएलआई योजना 1 पॉइंट लॉन्च करेंगे। देखो, अब तक जो पीएलआई योजना थी वो जनरल इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग के लिए थी, लेकिन अब इसको ये पूछेगा कि अब किस उद्योग के लिए और बढ़ा दिया गया, तो आंसर क्या होगा? इस्पात उद्योग के लिए हमने पीएलआई बना दी और बढ़ा दिया गया है। इसके अलावा पीएलआई का फुल फॉर्म होता है प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम। इस्पात क्षेत्र को शामिल कर लिया गया है। इससे जिन 3 क्षेत्रों को प्राथमिकता दी गई थी वे निम्नलिखित थे। इससे पहले देखो, अभी जो न्यू आया है वो इस्पात क्षेत्र है, लेकिन इससे पहले किसे किसे? मोबाइल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग, इसको फार्मास्यूटिकल्स को, टेक्सटाइल्स को। तो इससे पहले जो थे इंपॉर्टेंट जो थे वो कौन थे? मोबाइल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग, इसके अलावा था फार्मास्यूटिकल्स, चौथा था टेक्सटाइल्स। ठीक, तो अब पहला नंबर, दूसरा, तीसरा टेक्सटाइल और चौथा इस्पात। अब ये 4 उद्योग यहाँ पे क्या हो गए हैं? इंक्लूड कर लिए गए हैं। चौथा ये इधर इस्पात वाला, यानी कि स्टील सेक्टर। अब ये ऑप्शन दे देगा, 4 ऑप्शन दे देगा, पूछेगा कि हाल में किसको नया इंक्लूड किया गया है, या फिर स्टेटमेंट में बना देगा और ए बी करके ऑप्शंस में देगा कि ये 4 में से कौन कौन इसमें इंक्लूड किया गया है। आगे देखेंगे। मिशन मौसम को लॉन्च किया गया। मिशन मौसम बहुत ज्यादा चर्चा में रहा, अनवील किया गया है। ये जनरली 2000 करोड़ रुपए का एक इनिशिएटिव है। एनहांस करेंगे इंडिया का वेदर एंड क्लाइमेट फोरकास्टिंग। वेदर यानी कि मौसम संबंधी फोरकास्टिंग का मतलब होता है जो पहले से मौसम संबंधी जो अनुमान लगाया जाता है उसके बारे में। कब तक?
2026 तक। कितना रुपए? 2000 करोड़ रुपए। कब तक? 2026 तक। अच्छा, 2026 से एक डेट और याद आ गई। तो भारत सरकार एक ऑपरेशन चला रही है, ऑपरेशन कागार। इन्होंने भी कहा है कि 2026 तक जो नक्सलिज्म है भारत से, नक्सलवाद, इसे भी हमें 2026 तक ही खत्म करना है। तो मिशन मौसम भी 2026 तक। इसको इम्प्लीमेंट कौन कर रहा है? मिनिस्ट्री ऑफ अटल साइंसेस ऑर्गेनाइज किया है नेशनल लेवल मीडिया इंटरेक्शन ऑन मिशन मोशन, चेयर्ड बाय सेक्रेटरी एमओएस। ये जरूर छोड़ दो, इसमें याद रखो कि इसको इम्प्लीमेंट कौन कर रहा है? मिनिस्ट्री ऑफ अटल साइंसेस। जब इसको अप्रूव कब चाहिए इस मिशन को? तो 11 सितंबर 2024 को। ठीक है, मिशन मौसम 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 का सितम बहुत होता है ना, सितंबर 2024 को। 2000 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट। इसमें क्या क्या चीजें होंगी जरा देख लेते हैं। सीधी सी बात है, डेवलप जो भी टेक्नोलॉजिकल चीजें होती हैं जो आपकी वेदर फोरकास्टिंग में बहुत हेल्प कर सकती हैं, वो सब के सब इसमें होंगी, तो ज्यादा माथापच्ची करने की जरूरत है नहीं। बस हमें याद क्या रखना है कि मिशन मौसम कब तक? 2026 तक। कितने रुपए करोड़? 2000 रुपए करोड़। तारीख 11 सितंबर 2024 को अप्रूव किया गया था। एक ही याद रखना है, ना मिशन मौसम का एम है कि 50 डॉपलर वेदर रडार्स जो है, जो DWR है, वो 60 रेडियो सोंड यानी कि रेडियो बेंड स्टेशन और 100 डिस्ट्रोमीटर्स। तो इसमें से जो डॉपलर कितने होंगे? डॉपलर वेदर का के लिए याद रख लो कि 50 डॉपलर वेदर्स की हम बात कर लेंगे, हम इनको इंस्टॉल करेंगे। उजाला योजना के वर्ष पूरे हो गए हैं। कितने वर्ष? 10 वर्ष पूरे। तो फिर उजाला योजना जो स्टार्ट करी गई थी, वो स्टार्ट करी गई थी 5 जनवरी 2015 को। याद रखना कि ये उजाला योजना, इसी से रिलेटेड एक योजना का नाम आता है उज्ज्वला। ये मई 2016 को करी गई है। ठीक है, तो उज्ज्वला अलग है और उजाला अलग है। अब ये क्वेश्चन पूछे कि उजाला योजना किस योजना की जगह ली थी? तो जो बचत लैंप योजना थी उसकी जगह पर उजाला योजना है। तो उजाला काहे से होता है? एलईडी से होता है। तो एलईडी इस योजना के अंतर्गत वितरित किए जाते हैं। घरेलू दक्ष प्रकाश कार्यक्रम यानी कि डोमेस्टिक इफिशियंसी लाइट प्रोग्राम के रूप में लॉन्च किया गया था इसको। ठीक है, जनरली इसको डीईएलपी के रूप में लॉन्च किया गया था। याद रखना ये भी चीज आप। अब आजकल एग्जाम्स में योजनाएं बहुत पूछी जा रही है, तो इस योजना का जो डेट है वो कुछ नहीं है, 5 जनवरी 2015 उजाला योजना का। इसके अलावा इसने सस्ती और ऊर्जा कुशल, इसमें क्या होता है, एलईडी जो होती हैं वो ट्यूबलाइट्स, पंखे प्रदान किए जाते हैं जो एनर्जी एफिशिएंट होते हैं, यानी कि कम बिजली की खपत करते हैं उनको। उजाला योजना और स्ट्रीट लाइटिंग नेशनल प्रोग्राम भी इसी के साथ में चलाया जा रहा है। इससे देश में ऊर्जा दक्षता, आर्थिक बचत और पर्यावरणीय स्थिरता पर गहरा प्रभाव डाला गया है। बस इतना याद रख लो कि इसके साथ में स्ट्रीट लाइटिंग नेशनल प्रोग्राम भी चलाया जा रहा है। ये जीनोम इंडिया परियोजना। अब ये देखो, जो हमारा पिछला बजट आया था उसमें हमने जीनोम सीक्वेंसिंग की बात कही थी। तो हुआ ये है कि हमने अब 10,000 लोगों की जीनोम का संग्रह पूरा कर लिया। कितने लोगों का? 10,000 का। यह संकलन 83 जनसंख्या समूह का प्रतिनिधित्व करता है। ये जो 10,000 लोग हैं, जो हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट पॉपुलेशन ग्रुप्स हैं, 83% की बात नहीं हो रही, 83 जनसंख्या समूह जो पॉपुलेशन ग्रुप है उनको हमने कंप्लीट किया है, जो कुल 4,600 जनसंख्या समूह का लगभग 2% है। देखो, टोटल भारत में 4,600 जनसंख्या समूह यानी कि पॉपुलेशन ग्रुप, हमने डॉक्यूमेंट किया, जीनोम सीक्वेंसिंग कंप्लीट करी है 83 की, जो कि सिर्फ 2% है। इतना याद रखना। यह संग्रह हमने कहाँ पे किया है? तो जीनोम इंडिया डेटाबेस के रूप में जाना जाता है, और यह फरीदाबाद हरियाणा में भारतीय जैविक डेटा केंद्र, देखो हरियाणा में एक शहर है फरीदाबाद, वहां पर है इंडियन बायो डेटा सेंटर, वहां पे रखा गया। बस इतना एक चीज याद रख लीजिएगा, कहाँ पे? फरीदाबाद के हरियाणा में। और अब हमने ये जो पहली हमारी जीन बैंक है वो 1996 में एस्टेब्लिश हुई थी। अब हम नए बजट के अकॉर्डिंग 2024-25 का जो बजट था, तो हम एक और डेटा जीन बैंक एस्टेब्लिश करेंगे दिल्ली में। इसके अलावा प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी ने डिस्ट्रीब्यूट किया 65 लाख प्रॉपर्टी कार्ड्स अंडर स्वामित्व योजना। अब स्वामित्व योजना क्या है? तो स्वामित्व योजना सबसे पहले ये देखो कब करी गई थी, तो 24 अप्रैल 2020 को। अभी जो 24 अप्रैल है ये जनरली पंचायती दिवस के रूप में मनाया जाता है। किसके दिवस के रूप में? पंचायती दिवस के रूप में ये मनाया जाता है। और ये अब सीधी सी बात है, स्वामित्व योजना जब 24 अप्रैल 2020 को, तो ये मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज। तो ऐसे याद रख लो, स्वामित्व पंचायत। अब है क्या? देखियो, सर्वे ऑफ बिल, इसके योजना के अंतर्गत अब जनरली हम देखते हैं बहुत ज्यादा डिस्प्यूट्स होते हैं गांव में प्रॉपर्टी को लेके। तो स्वामित्व से हर किसी की प्रॉपर्टी को आइडेंटिफाई किया जाता है और रियल पर्सन को उसको स्वामित्व सौंपा जाएगा। ऐसे ही मोदी जी ने 65 लाख प्रॉपर्टी कार्ड्स को डिस्ट्रीब्यूट किया है। इसमें क्या होता है? सर्वेस ऑफ विलेजेस आबादी एंड मैपिंग। देखो, जो विलेजेस आबादी होती हैं उनके सर्विस कंप्लीट होते हैं और मैपिंग होती है विद इम्प्रोवाइज्ड टेक्नोलॉजी इन विलेज एरिया। तकनीकी की मदद से ये सब चीजें सर्वे होती हैं। ये नहीं है कि पहले के जैसे जो लेखपाल आए वो उन्होंने बिना सर्वे किए ही कह दिया कि हाँ सर्वे हो गया और कुछ भी, कोई भी जमीन किसी के भी नाम चढ़ा दी। ठीक है,
स्वामित्व से आजकल क्या हो रहा है, रिजॉल्व हो रहा है विलेज डिस्प्यूट्स, मैंने पहले ही बताया था। और इससे युक्ता भी बढ़ रही है। प्रॉपर्टी कार्ड्स एनेबल फॉर्मल क्रेडिट एक्सेस। इसके साथ में एक चीज और रखिए, जब प्रॉपर एक क्वेश्चन स्टेटमेंट दे देगा कि क्या स्वामित्व स्कीम से ये जो क्रेडिट एक्सेस होता है वो इजी हो जाता है, बिल्कुल सीधी सी बात है। भाई जब आपको एक कार्ड मिल गया है और इसमें लिखा है कि इतनी इतनी प्रॉपर्टी आपके नाम पे, तो इसी प्रॉपर्टी को आधार बनाकर आपको फॉर्मल क्रेडिट तो मिल ही सकता है ना, यानी कि लोन मिल सकता है। फॉर्मल का मतलब है बैंकों से, जो सरकारी संस्थान है, एनबीएफसीज हैं जो बैंक से, उनके माध्यम से मिल ही सकता है। तो इसी वजह से ये लाइन कही कही गई है कि प्रॉपर्टी कार्ड इनेबल्स फॉर्मल क्रेडिट एक्सेस। महिलाओं को एम्पावर करेगा, बिल्कुल करेगा जब उनके नाम संपत्ति होगी। मेक विलेजेस सेल्फ रिलायंट, बिल्कुल विलेजेस को सेल्फ रिलायंट बनाएगा। क्यों? क्योंकि जब लोगों के पास फॉर्मल क्रेडिट एक्सेस होगा तो वो अपना काम धंधा बिजनेस कुछ भी स्टार्ट कर सकते हैं। तो ये स्वामित्व स्कीम से रिलेटेड हमने चीजों को पढ़ा। देखिए ये सब न्यूज़ है पीआईबी से। तो जो भी एग्जामिनर न्यूज़ उठाते हैं डायरेक्ट पीआईबी की हेडिंग्स लाइंस को ही उठा के रख देते हैं। और क्या है, ये जो नंबर है 65 लाख प्रॉपर्टी कार्ड, ये भी याद रखना, ठीक है? 65 प्रॉपर्टी। आगे देखेंगे, जनवरी 2025 के महीने में एक है स्कीम विकसित पंचायत कर्मयोगी इनिशिएटिव। अब ये जो कर्मयोगी है, ये जब भी आ जाएगा तो आपको याद रहना चाहिए, ये पर्सनल पब्लिक ग्रीवेंसेस, मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल पब्लिक ग्रीवेंसेस एंड पेंशन से उसी के द्वारा स्टार्ट करी जाता है। क्योंकि कर्मयोगी इनिशिएटिव सबसे पहले 2020 या 2022 में स्टार्ट किया गया था, एक इनमें से एक में, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं आ रहा अभी हाल फिलहाल। तो विकसित पंचायत कर्मयोगी इनिशिएटिव क्या इस्तेमाल हो रहा है, स्टार्ट कब करी गई स्कीम कि 25 दिसंबर 2024 को। यूनियन जो मिनिस्टर है हमारे जितेंद्र सिंह, उन्होंने लॉन्च किया था विकसित पंचायत कर्मयोगी इनिशिएटिव, क्योंकि ये मिनिस्टर ही है अपने मिनिस्ट्री के। इस इनिशिएटिव को लॉन्च कहाँ कहाँ पे किया, एक पायलट प्रोजेक्ट के रूप में, हमें पूरे भारत में लॉन्च नहीं है ये प्रोजेक्ट। उत्तर प्रदेश में, बिहार में, गुजरात में और आंध्र प्रदेश में। तो हमने याद कर लिया गोवा में। तो जी से गुजरात, यू से उत्तर प्रदेश, ए से आंध्र प्रदेश और बी से बिहार, ठीक है? गोवा। ठीक है, अब याद कैसे रखेंगे, विकसित जो पंचायत इनिशिएटिव है वो कहाँ पे, गोवा में। आगे देखेंगे, इस इनिशिएटिव, ये जो पार्ट है, अब ये इनिशिएटिव हिस्सा है, किस चीज का हिस्सा है, प्रशासन गांव की ओर, कि हमें जो प्रशासन गांव की ओर कैंपेन चलाया जा रहा है उसका पार्ट है। इस इनिशिएटिव के माध्यम से जो पंचायत की जो कैपेसिटी, क्षमता और जो कैपेबिलिटीज होती है, उसको हमें इंक्रीज करना है, जो पंचायती राज संस्थान होते हैं। अब कैसे इंक्रीज करोगे, बाई इक्विपिंग इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स एंड ऑफिशियल्स विद द नेसेसरी टूल्स एंड नॉलेज फॉर इफेक्टिव गवर्नेंस एंड पार्टिसिपेटरी प्लानिंग। वो ये कह रहे हैं कि जो गांव और पंचायत लेवल पर जो भी नुमाइंदे हैं, जो भी वर्कर्स हैं, जो भी एम्प्लॉयज हैं, जो भी पब्लिक सर्वेंट्स हैं, इवन जो डायरेक्ट रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं, उनको हम अच्छे टूल्स प्रोवाइड करवाएंगे, नेसेसरी टूल्स प्रोवाइड करवाएंगे, नॉलेज प्रोवाइड करवाएंगे, जिससे कि इफेक्टिव गवर्नेंस और पार्टिसिपेटरी प्लानिंग वहां पे इंश्योर हो सके। तो कहने का मतलब है, कैपेसिटी बिल्डिंग का मूलली जो काम है, ये कैपेसिटी बिल्डिंग का काम है। जैसे कि आप जब भी मेंस में लिखें कोई भी ऐसे वगैरह, तो उसमें ये प्रशासन गांव की ओर कैंपेन को आप इंगित कर सकते हैं। और ये जो इनिशिएटिव है विकसित पंचायत कर्मयोगी इनिशिएटिव स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है? और जनरली हमें ये पता है कब स्टार्ट हुई है, 25 दिसंबर 2024, और गोवा से याद रखिएगा। इसके अलावा कैशलेस ट्रीटमेंट स्कीम है। अब कैशलेस का मतलब है बिना कैश के ट्रीटमेंट होगा। तो सीधी सी बात यह है कि जो हमारी मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज है, इसने इस स्कीम को स्टार्ट किया है। यूनियन जो ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर है नितिन गडकरी, इन्होंने अनाउंस किया है इस स्कीम को। अब ये कह रहे हैं कि इसमें कितने तक का, जो भी लोग घायल हो जाते हैं एक्सीडेंट्स में, उनका 1.5 लाख का ख तक का जो खर्च है, वो अगले 7 दिनों तक सरकार देती रहेगी, कैशलेस ट्रीटमेंट। तो सरकार ट्रीटमेंट करवाएगी, और कितने तक का, 1.5 लाख तक का, और कितने दिनों तक, फॉर नेक्स्ट 7 डेज तक। आगे देखेंगे, यूपी एग्रीस स्कीम, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एक तो उत्तर प्रदेश की स्कीम है, दूसरी ये वर्ल्ड बैंक के द्वारा समर्पित है। तो यूपी एग्रीस स्कीम किससे संबंधित है, किसके सपोर्ट में स्टार्ट करी है, वर्ल्ड बैंक से। दिसंबर 12 2024, द वर्ल्ड बैंक बोर्ड ऑफ एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स अप्रूव्ड दी। कितने, अब ये कितने मिलियन की स्कीम है, ये भी हमें याद रखनी चाहिए। जब यस बिल्कुल, क्योंकि उत्तर प्रदेश की है, तो 325.1 यूएस डॉलर मिलियन, मिलियन यूएस डॉलर, उत्तर प्रदेश एग्रीस योजना। अब किस लिए, टू इंक्रीज द इनकम ऑफ फार्मर्स ऑफ उत्तर प्रदेश एंड स्ट्रेंथन द एग्रीकल्चर सेक्टर। सीधी सी बात है, जब नाम ही आ रहा है ये एग्रीस, तो फार्मर्स का जो कैपेसिटी बिल्डिंग है वो किया जाएगा और इनकम बढ़ाया जाएगा फार्मर्स का। यूपी एग्री जो प्रोजेक्ट है वो उत्तर प्रदेश एग्रीकल्चर ग्रोथ एंड रूरल एंटरप्राइज इकोसिस्टम स्ट्रेंथिंग प्रोजेक्ट, इसको भी कहा, जिसका फुल फॉर्म यही है। क्या फुल फॉर्म है, उत्तर प्रदेश एग्रीकल्चर ग्रोथ, उत्तर प्रदेश एग्रीकल्चर ग्रोथ एंड रूरल एंटरप्राइज इकोसिस्टम स्ट्रेंथनिंग प्रोजेक्ट है, यूपी एग्रीस। अब याद रखना, एग्रीस में डबल ई आता है, ठीक है ना, ये आई नहीं आता बीच में, एग्रीस में डबल ई एस आता है।
अच्छा, इसके अलावा क्या है, अब बैंक बैंक जो वर्ल्ड बैंक है उसी का एक विंग है, इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, आईबीआरडी जिसको हम बोलते हैं। तो अगर आपको डायरेक्ट वर्ल्ड बैंक ना दे तो आईबीआरडी दे देगी। आईबीआरडी से हमने थ्री अच्छी 350 करोड़ का 350 मिलियन यूएस डॉलर का लोन लिया गया ऐसे स्कीम के लिए, द आंसर इज यस। और ये हमें चुकाने कितने हैं, 33.5, 3.5 साल में इसकी मेच्योरिटी इंक्लूड करी जाएगी। इंक्लूडिंग इट 6 ईयर ग्रेस पीरियड भी होगा इसके साथ में। द प्रोजेक्ट ऑल्सो एम्स टू मोबिलाइज 15 मिलियन इन प्राइवेट फाइनेंसिंग टू सपोर्ट दिस इनिशिएटिव्स। तो बस इतनी चीज़ याद रखनी है। अब किस किस क्या क्या याद रखना है जरा देख लेते हैं। यूपी एग्रीज स्कीम है, वर्ल्ड बैंक या फिर आईबीआरडी की सपोर्ट से बनाई जा रही है। सपोर्ट क्या कर रही है, 350 मिलियन यूएस डॉलर हमें दे रहे हैं। 33.5, 33.5 सालों के लिए 6 साल का ग्रेस पीरियड होगा। और इसका क्या होगा, इनकम ऑफ द फार्मर से वो बढ़ाई जाएगी एंटरप्रेन्योरशिप स्किल्स उनके अंदर डेवलप करके। जीनी में इंडिया प्रोजेक्ट हमने डिस्कस कर लिए है, तो ये छोड़ दो। अच्छा, अब बस एक चीज़ याद रखना, तो जीनो इंडिया प्रोजेक्ट था, इसको लीड कौन कर रहा था, पूछेगा। आईआईटी दिल्ली, आईआईटी बॉम्बे नहीं, इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस आईआईएससी बैंगलोर, ठीक है, आईआईटी बैंगलोर नहीं, आईआईएससी बैंगलोर है। अब एक चीज़ ये थोड़ा देख लेना कि अभी जैसे मैंने बताया था, तो 82 डिफरेंट ग्रुप्स को सीक्वेंस किया है, लेकिन यहाँ पे दिखा रहे हैं कि 99 डिफरेंट टीचिंग ग्रुप्स। एक बार मुझे देखना पड़ेगा, मैं इसमें कमेंट सेक्शन में नीचे इसको सही कर दूंगा। मिशन मोशन डिस्कस कर चुके हैं। नेशनल ब्रॉडबैंड मिशन ये देख लो, नेशनल ब्रॉडबैंड मिशन NBM 2.0। मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन एंड इंफॉर्मेशन जो टेक्नोलॉजी है, इन्होंने नेशनल ब्रॉडबैंड मिशन स्टार्ट किया है। कब, 17 जनवरी 2050 को रिलीज, 25 को और 50 को रिलीज करिए विजन डॉक्यूमेंट। तो इस समय हमारे जो कम्युनिकेशन IT मिनिस्टर है वो कौन है, श्री ज्योतिरादित्य सिंधिया है। अब यही है ऑब्जेक्टिव, ज्यादा क्या रहेगा, एक्सटेंड करेंगे ऑप्टिकल फाइबर केबल हम, कनेक्टिविटी टू 2.7 लाख विलेज, लगभग बाई 230। अब ये फिगर याद करने लायक है। कितने विलेजेस तक ये एक्सपेंड करेंगे, 2.7 लाख विलेजेस, यानी कि 2.25 लाख विलेजेस तक ये जो फाइबर केबल हो तो एक्सटेंड करेंगे। इसके अलावा कह रहे हैं कि प्रोवाइड ब्रॉडबैंड टू 90% ऑफ एंकर इंस्टीट्यूशन, स्कूल, PHC, आंगनबाड़ी सेंटर्स, पंचायत ऑफिस बाई 2030। अब यहाँ पर ये है कि कितने परसेंट के, हम पूरे इंडिया में नहीं, पूरे इंडिया में अभी उतना हम इंफ्रास्ट्रक्चर स्टेबल नहीं है। कह 90% जो भी हमारे इंस्टीट्यूशन, पब्लिक इंस्टीट्यूशंस हैं पंचायत लेवल पे, उनको 2030 तक प्रोवाइड करवाएंगे 90% तक। अचीव अ मिनिमम फिक्स्ड ब्रॉडबैंड डाउनलोड स्पीड ऑफ 100 Mbps। और कितनी हमें स्पीड डाउनलोड करनी है कि 100 Mbps, ठीक है, डाउनलोडिंग स्पीड, अपलोड स्पीड नहीं है। अच्छा, एग्जाम में आपको यहाँ पर 10 Mbps दे सकता है कि 10 Mbps की स्पीड का हमारा लक्ष्य है भाई। 10 Mbps तो बहुत ईजी। जियो का भी जो जनरली प्लान है वो मिनिमम प्लान 30 Mbps का है ना, तो 100 Mbps। इसके अलावा फैसिलिटेट दी रोल आउट ऑफ 5G नेटवर्क एंड प्रिपेयर फॉर फ्यूचर 6G नेटवर्क। वो कह रहे हैं कि हम 5G नेटवर्क हमें पूरे इंडिया में रोल आउट करना है, उसके लिए देखेंगे, और साथ में फ्यूचर 6G नेटवर्क के लिए भी हम यहाँ पे काम करेंगे। तो ये हमारा जो जनरली मिशन है, ये हमारा मिशन है, ये है नेशनल ब्रॉडबैंड मिशन की जो भी चीज़ें हैं। 3.25 लाख गाँवों में हम इसको एक्सपेंड करेंगे, और 90% एंकर इंस्टीट्यूशन इसमें 90% तक हम गाँवों में, ये 90% गाँवों तक ये पहुँचाएंगे। और 17 जनवरी को हमने अप्रूव किया था। इसके अलावा इस ये जो कैशलेस ट्रीटमेंट स्कीम है, ये लोग हम लोग पहले दे चुके हैं। बस एक चीज़ याद ये रखनी है कि ये कैशलेस ट्रीटमेंट स्कीम है, ये सिर्फ उनके लिए नहीं है ओनली, जो नेशनल हाईवेज पर इनका एक्सीडेंट होता है। टू ऑल रोड एक्सीडेंट्स, किसी भी रोड एक्सीडेंट्स पर होता है वहाँ पर, और किसी भी कैटेगरी का रोड हो, चाहे वो नेशनल हाईवे हो, चाहे वो स्टेट हाईवे हो, चाहे प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना हो, ठीक है ना, यहाँ पर आपको देखने को मिले। साथ में गडकरी जी ने यहाँ पे ड्राइवर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट भी ओपन किया था उसी समय। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना जरा देख लेते हैं। अब ये प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, सबसे पहले बड़ी बात है कि इसके भी अब 10 साल पूरे हो गए हैं। 2015 में तो ये लागू हुई थी। इसके अकॉर्डिंग 56 न्यू वाटरशेड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट चलाए जा रहे हैं। कब लागू हुई थी प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, 2015 में। अब इसके 2 कंपोनेंट हैं, ठीक है? इसके 2 कंपोनेंट कौन-कौन से हैं? एक तो है एक्सीलरेटेड इरिगेशन बेनिफिट प्रोग्राम, जिसको AIBP बोलते हैं। एक्सीलरेटेड इरिगेशन बेनिफिट प्रोग्राम, जिसकी स्टार्टिंग 1996 में ही हो गई थी। और दूसरा प्रोग्राम है इसका, हर खेत को पानी। अब हर खेत के पानी के अकॉर्डिंग इसके पास दो इसके 2 कंपोनेंट्स तो ये हमने देख लिए। इसके 2 मेजर कंपोनेंट तो ये है, आईबीपीपी और हर खेत को पानी। लेकिन इसके 2 और सब कंपोनेंट्स हैं कि पर ड्रॉप मोर क्रॉप और वाटर शेड डेवलपमेंट कंपोनेंट, ठीक है? जो कि डिपार्टमेंट ऑफ लैंड रिसोर्सेज के अंतर्गत इम्प्लीमेंट किया जा रहा है उसके द्वारा, ठीक है? तो 2 मेजर है। अगर ये कहें मेजर कंपोनेंट कौन से हैं, तो मेजर पे फोकस रखिएगा, तो है एक्सीलरेटेड इरिगेशन बेनिफिट प्रोग्राम और हर खेत को पानी। और जो सब कंपोनेंट हैं,
ठीक है। एडिशनल वो है पर ड्रॉप मोर क्रॉप और वाटर सेल्फ डेवलपमेंट कंपोनेंट। इसके अलावा 10th एनिवर्सरी ऑफ बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ स्कीम की भी, क्योंकि हमें पता है 2015 में बहुत सारी स्कीम्स लॉन्च हुई थी, तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ स्कीम भी उन्हीं से हिस्सा है। अभी लॉन्च कब हुई है? 22 जनवरी 2015 को। देखिए 24 जनवरी 2015 को नेशनल गर्ल चाइल्ड डे होता है। नेशनल गर्ल चाइल्ड डे, उससे ठीक 2 दिन पहले ये लॉन्च करी गई थी। और कहाँ पे लॉन्च करी थी मोदी जी ने? हरियाणा के पानीपत में। किस वजह से लॉन्च करी थी? कि जो बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ यानी कि जो डिक्लाइनिंग चाइल्ड सेक्स रेशियो था उसको कंट्रोल में लेने के लिए। ठीक है, जो उस समय कितना था? 918 गर्ल्स थी प्रत्येक 1000 बॉयज पर। कब? 2011 में। तो याद रखिएगा। द सेलिब्रेशन। अच्छा, दूसरी बात ये है कि ये जो एनिवर्सरी जो मनाई जा रही है वो अंडर यूनियन वीमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट मिनिस्ट्री के द्वारा, और ये कब तक जारी रहेगी? ये 22 जनवरी से लेकर 8 मार्च तक इसको मनाया जाएगा एनिवर्सरी को, क्योंकि 8 मार्च को होता है इंटरनेशनल वीमेंस डे। इंटरनेशनल वीमेंस डे। कैबिनेट ने अप्रूव कर लिया है कंटिन्यूएशन ऑफ नेशनल हेल्थ मिशन फॉर अनदर 5 ईयर्स की। अब नेशनल हेल्थ मिशन अगले 5 सालों तक और जारी रहेगा। तो देखिए नेशनल हेल्थ मिशन जल्दी, इसके 2 कंपोनेंट है। पहला है नेशनल रूरल हेल्थ मिशन। तो पहले देखो हमारा प्लान नहीं था कि हम पूरे राष्ट्र को सुविधाएं दें, पहले था सिर्फ रूरल एरियाज के लिए। तो जो नेशनल रूरल हेल्थ मिशन है इसको लॉन्च कर दिया गया कब? 2005 में। इसके बाद इसको हमने अर्बन एरियाज में भी पहुंचा दिया 2013 में। तो अब जब ये बताओ रूरल में कब स्टार्ट हुआ था? ये 2005 में। अर्बन में कब स्टार्ट हुआ? ये 2013 में। तो हम ये नहीं कह सकते कि जो नेशनल हेल्थ मिशन है ये किस साल स्टार्ट हुआ था। 2013 में इसका हमने नाम चेंज करके नेशनल हेल्थ मिशन कर दिया। पहले था नेशनल रूरल हेल्थ मिशन, फिर हमने 2013 में इसको अर्बन एरियाज में भी एक्सपांड कर दिया और इसी समय इसका नाम बदल के रख दिया नेशनल हेल्थ मिशन। बस याद रखना। इसके अंदर जो इंपॉर्टेंट इनिशिएटिव्स आते हैं वो कौन-कौन से आते हैं? जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम। इस प्रकार के पूछ लेते हैं कि इंपॉर्टेंट इनिशिएटिव कौन-सा है? राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम, इम्प्लीमेंटेशन फ्री ड्रग्स एंड फ्री डायग्नोस्टिक सर्विस इनिशिएटिव्स, प्रधानमंत्री नेशनल डायलिसिस प्रोग्राम, इम्प्लीमेंटेशन ऑफ नेशनल क्वालिटी एश्योरेंस फ्रेमवर्क इन ऑल पब्लिक हेल्थ फैसिलिटीज, मोबाइल मेडिकल यूनिट्स, आयुष्मान भारत और ये प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना। ठीक है, प्रधानमंत्री जन आरोग्य, सॉरी ये नहीं, ये आयुष्मान भारत स्टार्ट हुआ था 18 सितंबर 2023 को। ये प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना शायद 1993 में स्टार्ट हुई थी या 96 में, देख लेना जरा, एग्जैक्ट याद नहीं है मुझे इस समय। आगे देखते हैं। एक सेंटर ने अप्रूव किया नेशनल क्रिटिकल मिनरल मिशन एसेंशियल फॉर प्रमोटिंग ग्रीन टेक्नोलॉजी। देखो हमें ग्रीन टेक्नोलॉजीज को प्रमोट करना है, तो उसके लिए हमारे पास क्रिटिकल मिनरल होना जरूर चाहिए। तो हमने एक मिशन ही लॉन्च कर दिया जिसका नाम है नेशनल क्रिटिकल मिनरल मिशन। अच्छा, इस बात की पहला हमने जिक्र बजट 2024 जो आया था उसमें भी किया था। इसका जो आउटले है, इसका आउटले बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका आउटले पूछा जा सकता है यानी कि बजट इसके लिए। हैज अप्रूव्ड द लॉन्च ऑफ 16,300 करोड़ नेशनल क्रिटिकल मिशन एनवीसेजिंग। देखो टोटल अगर बात करें तो ये 7 साल का मिशन होगा, और इस 7 साल के मिशन में नेशनल क्रिटिकल मिशन में 34,300 रुपए खर्च होंगे टोटल। जबकि अभी हमने इस साल के लिए हमने अप्रूव कर दिया है 16,300 करोड़। ठीक है, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, 34,300 पूरा खर्च होगा, इस बार हमने अप्रूव कर दिया 16,300। इंटेंसी, अच्छा हम अब इस मिशन के अकॉर्डिंग, नेशनल क्रिटिकल मिशन के मिनरल मिशन के अकॉर्डिंग हम एनवीसी यानी कि हम इंटेंसिफाई करेंगे एक्सप्लोरेशन यानी कि खोज क्रिटिकल मिनरल्स की। कहाँ पर? अपने देश में और ऑफशोर एरियाज में यानी कि जो समुद्र का एरियाज होता है वहां पे भी। टोटल कितने क्रिटिकल मिनरल्स हमने आइडेंटिफाई किए हैं? तो ये इंपॉर्टेंट याद रखना है, 24 हमने आइडेंटिफाई किए हैं। कितने? 24 नेशनल क्रिटिकल मिनरल मिशन आइडेंटिफाई किए हैं इस मिशन के अकॉर्डिंग। फरवरी में देखते हैं, गवर्नमेंट ने अप्रूव कर दिया है कंटिन्यूएशन ऑफ इंटीग्रेटेड प्रधानमंत्री आशा स्कीम। आय संरक्षण, आशा का मतलब होता है आय संरक्षण स्कीम ड्यूरिंग 15th फाइनेंस कमीशन साइकिल अप टू 2025-6। तो प्रधानमंत्री आशा स्कीम जारी करी गई थी वो अब 2025-26 तक यानी कि 2025 के लास्ट तक चलेगी, इस सीजन चलेगी। अब जो प्रधानमंत्री आशा, आशा का मतलब होता है आय संरक्षण। अब किसकी आय संरक्षण? तो हमें पता चलता है जो कृषक होते हैं उनकी आय संरक्षण। देखते हैं इस स्कीम के कंपोनेंट जरा समझते हैं। पहला कंपोनेंट है प्राइस सपोर्ट स्कीम, दूसरा है प्राइस स्टेबलाइजेशन फंड, दूसरा है प्राइस डेफिसिट पेमेंट स्कीम और तीसरा होता है मार्केट इंटरवेंशन स्कीम। देखो सबसे पहला अगर समझो प्राइस सपोर्ट स्कीम को, तो हम प्राइस सपोर्ट स्कीम में क्या होता है, जो सरकार होती है कौन? सेंट्रल गवर्नमेंट। ये देश का 25% तो नेशनल प्रोडक्शन होता है। किस किन चीजों का? पल्सेस का, ऑयल सीड्स का और कोपरा का। ये एमएसपी पे बाई करती है। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, 3 फसलें पल्सेस, ऑयल सीड्स और कोपरा जो है, कोपरा यानी कि नारियल कह सकते हैं। तो इन 3 चीजों का यानी कि जो दलहनी और जो तिलहनी चीज है उनके लिए प्राइस सपोर्ट स्कीम दिया गया है।
सेंट्रल गवर्नमेंट 25% प्रोक्यूर करती है, तो बचा जो 75% वो क्या करे, तो उसको राज्य सरकार है प्रोक्यूर करती भी और नहीं भी करती, दोनों चीजें हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट ये कहती है कि भाई हम तो अपना काम निपटा रहे हैं, तू अपना देख ले। तो 25% सेंट्रल गवर्नमेंट करेगी, पहले ये 20% था, अब 25% हो गया। अब इसमें कौन कौन आता है, देखो जनरली तो जो अन्य दालें होती हैं उनका 25% सेंट्रल गवर्नमेंट प्रोक्यूर करती है, लेकिन 3 दालें हैं, और 3 दालें कौन सी हैं, तुम, इनका 100% प्रोक्यूरमेंट करता है, 100% इनको सेंट्रल गवर्नमेंट खरीदती है, बाकी दालों का सिर्फ 25% इसको खरीदेगी। तो दो है, कौन कौन सी है, 100% में तुम, टी से तूर, यू से उड़द और एम से मसूर, ये 3 दालों का 100% खरीदा जाता है, बाकी का 25% प्राइस सपोर्ट स्कीम के अंतर्गत। इसके बाद आता है प्राइस स्टेबलाइजेशन फंड। स्टेबलाइजेशन फंड यानी कि जब पल्सेस और अनियंस हम देखते हैं दोनों किस तरीके से हैं, जो टॉप प्रोडक्ट्स होते हैं जिसको टॉप बोलते हैं, टोमेटो, अनियन और पोटैटो, इनमें से जो ओपी वाले हैं इनके लिए स्कीम प्राइस स्टेबलाइजेशन फंड लाया गया। क्योंकि हम क्या देखते हैं कि जब मानसून की वैगारिस होती है, मौसम का अप एंड डाउन होता है, तो कभी कभार पल्सेस और अनियंस के जो रेट्स होते हैं बहुत ज्यादा फ्लक्चुएट होने लगते हैं, बहुत ज्यादा दाम बढ़ जाते हैं। तो याद रखना ये पल्सेस अनियन है, ये पोटैटो नहीं है। तो इस वजह से सरकार में फंड में यानी कि स्टेबलाइजेशन बना रहे प्राइस में, तो उसके लिए है, ठीक है। तो ये दालों के लिए है, ये पल्सेस और अनियंस के लिए। प्राइस डेफिसिट पेमेंट स्कीम देखो, अब इसका मतलब जरा समझा दे। देखो एमएसपी पे मान लेते हैं 2400 रुपए की कोई चीज बिक रही है, लेकिन आपकी चीज मार्केट में 2200 रुपए की बिकी, तो गैप कितने का हुआ, 200। तो इस गैप में डेफिसिट कितने का है, 200 का कमी है ना, तो ये 200 की कमी कौन से पूरी करेगा, सरकार। इसी को कहते हैं प्राइस डेफिसिट पेमेंट स्कीम। इसके अकॉर्डिंग क्या होता है, अगर किसान की जो मार्केट प्राइस जो होता है एमएसपी से कम बिक रहा है, तो जो भी डेफिसिट होगा वो सरकार पे करेगी। लास्ट में आता है मार्केट इंटरवेंशन स्कीम। तो मार्केट जो इंटरवेंशन स्कीम है, इंटरवेंशन वो पेरिसेबल आइटम होते हैं, यानी कि जो जिनकी सड़ने की प्रवृत्ति होती है, जो सड़ जाते हैं, तो हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स होते हैं, बागवानी, उनके लिए स्टार्ट करी गई है मार्केट इंटरवेंशन स्कीम, एमआईएस। ये भी 25% ऑफ प्रोडक्शन को कवर करता है। देख लिया हमने, प्रधानमंत्री आय संरक्षण स्कीम 2015 में लागू हुई थी, 2025-26 तक हमने बढ़ा दिया है। 4 कंपोनेंट है। प्राइस सपोर्ट स्कीम ये 25% है, और अन्न दालें प्रोक्यूर करते हैं 25% अन्न दालें, जबकि 100% तुम, तूर, उड़द और मसूर को। प्राइस स्टेबलाइजेशन फंड होता है पल्सेस और अनियंस के लिए। प्राइस डेफिसिट पेमेंट स्कीम होती है, और मार्केट इंटरवेंशन स्कीम होती है पेरिसेबल हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स के लिए, और इसको भी 25% ऑफ प्रोडक्शन को सरकार कवर करती है। प्रधानमंत्री विकास स्कीम, अब ये विकास जो है यहाँ पर, जो विकास, ये किसका विकास, माइनॉरिटीज का विकास। तो प्रधानमंत्री विरासत का संवर्धन, विकास का मतलब है विरासत, वी आई से विरासत, के से का, और के ए से का, और एस से संवर्धन, तो विरासत का संवर्धन। तो विरासत माइनॉरिटी से रिलेटेड है, ऐसे याद रखना। इसके अंदर हमने क्या किया है, हमने एक फ्लेक्स स्कीम चलाई है माइनॉरिटी अफेयर्स के लिए, है पीएम विकास। इसमें माइनॉरिटी अफेयर्स के द्वारा जो पहले छोटी छोटी स्कीम थी उसको हमने इम्पास कर दिया, मतलब एक ही कटोरे में ला के रख दिया। वो कौन कौन सी स्कीम थी जरा ये देखना, सीखो और कमाओ, हुनर के बारे में, नई मंजिल थी, नई रोशनी, हमारी धरोहर और उस्ताद स्कीम। ये सब स्कीम्स को हमने ला के प्रधानमंत्री विकास स्कीम के अंतर्गत ला दिया है। अब ये स्कीम को यही पूछ लेगा कि कौन कौन सी स्कीम्स को हम इसके अंतर्गत लाए हैं, और इन्हीं में कुछ नाम बदल देगा। जैसे नई रोशनी है, नई उड़ान लिख दे, जैसे नई उड़ान लिख दे, उड़ान है नहीं है, नई रोशनी है। अब मंजिल, नई मंजिल है, रोशनी आपको दिखेगी तो मंजिल तक पहुंच जाओगे, और इसका नाम ही है विरासत का संवर्धन, तो ये धरोहर का भी इंपॉर्टेंट हो जाएगा। उस्ताद और सीखो और कमाओ, इसके लिए सीखो और कमाओ। उड़ान 5.5 लॉन्च कर दी गई है। उड़ान का मतलब होता है उड़े देश का आम नागरिक स्कीम। ये इसका कौन सा वर्जन है, 5.5 है। प्रमोट करेगा लास्ट माइल कनेक्टिविटी, जो रिमोट रीजन है, हिली एरियाज है, और आइलैंड टेरिटरीज है। अभी तक हमने जो टियर 1, टियर 2, टियर 3 सिटीज को कनेक्ट किया था, अब हम जो रिमोट रीजन होते हैं, हिली एरियाज और आइलैंड टेरिटरीज को कनेक्ट कर रहे हैं। कैपेसिटी, द लेटेस्ट फेज जो अभी हाल का ही फेज हुआ है, विल अवॉर्ड रूट्स, जनरली उन रूट्स को ज्यादातर ध्यान में देंगे और उनको अवॉर्ड्स करेंगे, विल बी सर्विस्ड एक्सक्लूसिवली विद सी प्लेन्स वाली बात हो रही, क्योंकि सी प्लेन्स ही तो आइलैंड्स पे जाएंगे, चॉपर्स को ज्यादा करेगा, स्मॉल एयरक्राफ्ट के रूट्स को ज्यादातर तवज्जो दिया जाएगा, और जिनकी कैपेसिटी लेस देन 20 पैसेंजर से कम, जिन वाहनों की, जिन क्राफ्ट की कैपेसिटी है, उन पे ज्यादा फोकस करेगी उड़ान 5.5। जेसी बोस ग्रांट, जेसी बोस का मतलब क्या है, जगदीश चंद्र बोस, इनके नाम पर एक ग्रांट स्टार्ट करी गई, ये स्कीम है, स्टार्ट करी है अनुसंधान नेशनल रिसर्च फाउंडेशन, एएनआरएफ ने। सपोर्ट करेगी सीनियर इंडियन साइंटिस्ट को। अब यहाँ पे पता क्या दे देगा, ये यंग इंडियन साइंटिस्ट नहीं, सीनियर जो इंडियन साइंटिस्ट है और जो इंजीनियरिंग है, उनको, जो कि रिसर्च कर रहे हैं, एडवांस कटिंग एज रिसर्च कर रहे हैं, एडवांस कटिंग जो एज है उनमें। अब ये जनरली डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के द्वारा
मिनिस्ट्री ऑफ डिपार्टमेंट इसको देख रेख कर रहा है। एलिजिबिलिटी क्या होगी? 68 वर्ष से अधिक, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जो जगदीश चंद्र बोस ग्रांट है वो 68 वर्ष से अधिक साइंटिस्ट को मिलेगी, तो याद रखना यंग लोगों के लिए नहीं है, जो एक्सपीरियंस्ड है 68 से ज्यादा। तो कितने लाख रुपए मिलेंगे? 25 लाख पर ईयर, याद रखना 25 साल मिलेंगे, 25 लाख रुपए मिलेंगे लगातार 5 वर्षों तक। ये 5 वर्ष में 25 नहीं, हर वर्ष 25-25 लाख मिलेगी, ऐसे 25 पंचे 1 करोड़ 25 लाख तक। एडिशनल इसके साथ 1 लाख पर ईयर मिलेगा फॉर इम्प्लीमेंटिंग इंस्टीट्यूशंस को। सेंटर लॉन्चेस वाटरशेड यात्रा, अब सेंटर ने वाटरशेड यात्रा भी लॉन्च करी है। इससे पहले हमने ये देखा था, जो हमारे मंत्री जी हैं उन्होंने भी लॉन्च करी है। देखो, यूनियन रूरल डेवलपमेंट मिनिस्टर कौन है? शिवराज सिंह चौहान है। इन्होंने लॉन्च कर दिया है वाटरशेड यात्रा, एक नेशन वाइड इनिशिएटिव है। अब यही पूछ लेगा कि जो वाटरशेड यात्रा किसने लॉन्च करी है? यूनियन रूरल डेवलपमेंट मिनिस्टर ने। क्योंकि पानी की कमी जनरली कहाँ पर होती है? गाँव में, तो वहीं पे वाटरशेड प्रोग्राम स्टार्ट करते हैं। थीम है जल लाए धन धान्य। ये धन धान्य, जल लाए, धन का मतलब होता है पैसा और धान्य का मतलब होता है फसल, जो भी अनाज होता है। तो जल से पैसा और अनाज दोनों आता है, ये थीम है। तो जल लाए धन धान्य ये थीम है। इसमें क्या करेंगे? बूस्ट करेंगे पब्लिक पार्टिसिपेशन, यानी कि लोगों की जो जन भागीदारी है वो निश्चित करी जाएगी, और क्रिएट अवेयरनेस भी क्रिएट करी जाएगी अबाउट वाटरशेड डेवलपमेंट एक्टिविटीज। वाटरशेड डेवलपमेंट एक्टिविटीज का मतलब क्या है? जिन एरियाज पे सूखा पड़ता है वहां पर जो वाटर मैनेजमेंट होता है, कि कहाँ पानी का उपयोग करना है, कहाँ सदुपयोग करना है, कहाँ बर्बाद नहीं करना है, इस प्रकार की एक्टिविटीज को वाटर डेवलपमेंट एक्टिविटीज कहते हैं। अब ये जो आउटरीच प्रोग्राम है 60 से 90 दिनों का है। 805 प्रोजेक्ट्स होंगे, 673 ग्राम पंचायत, 6673 ग्राम पंचायत में 26 स्टेट्स और मतलब 28 टोटल। ये यहाँ पे देख लो कि क्या पूरे भारत में लागू हो रहा? नहीं, पूरे भारत में तो 35 केंद्र शासित प्रदेश और यूटीज मिलाकर है, लेकिन यह कितने में लागू हो रही है? 26 ओनली स्टेट्स होंगे, जबकि 2 यूनियन टेरिटरीज होंगे, 2 यूनियन यूटीज होंगे। ये जो कैंपेन है प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, जो अभी हम ऊपर देख कर आए 2015 में जिसकी स्थापना हुई, स्टार्टिंग हुई थी, उसके अंतर्गत इसको हमने वाटरशेड यात्रा को लॉन्च किया है, जिसके 2 इंपॉर्टेंट कंपोनेंट थे। एक कौन था? AIBP, और हर खेत को पानी, हर खेत को पानी। ये नेशनल मिशन फॉर मैन्युस्क्रिप्ट टू बी मेड ऑटोनमस, ये कहा जा रहा है कि नेशनल मिशन मैन्युस्क्रिप्ट के लिए हम ला रहे हैं, उसको हम ऑटोनमस बनाएंगे, आप खुद से डिसीजन मेकिंग वो कर सकेंगे। देखते हैं, तो नेशनल मिशन वो जो एस्टेब्लिश किया गया था फरवरी 2003 में बाय द मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म एंड कल्चर के द्वारा, उसको हम ऑटोनमस बनाने की बात कर रहे हैं अगले 6 वर्षों में। और ये क्या करेगा? सीक्स टू अनर्थ एंड प्रिजर्व करेंगे जो फर्स्ट मैन्युस्क्रिप्ट वेल्थ है इंडिया की, उसको, जो हमारी जो हस्तलिपियां हैं उनको सुरक्षित रखने का काम डिजिटली ये कर रहा है नेशनल मिशन फॉर मैन्युस्क्रिप्ट। तो 500 करोड़ इसको दिया गया है, ठीक है। नेशनल मिशन फॉर मैन्युस्क्रिप्ट वाज स्टिल नाउ फंक्शनिंग एज पार्ट ऑफ द इंदिरा गांधी नेशनल सेंटर फॉर आर्ट्स, बट फॉर जनवरी 2 मंथ द फंड्स फॉर इंस्टीट्यूशन, बट ये छोड़ दो। अब ये जनरली सेंट्रल सेक्टर स्कीम के अंतर्गत रखा गया है, ठीक है। सेंट्रल इसकी देखरेख करेगी, पूरा फंड कौन देगा? सेंटर। पीएम मोदी ने रिलीज कर दी है 19वीं किसान, जो पीएम प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना, जिसकी स्थापना 2019 में हुई थी, और 19 में ही किस्त उन्होंने रिलीज करी है। कब? 24 फरवरी को, क्योंकि 24 फरवरी से इसकी स्टार्टिंग भी करी गई थी। इसमें 22,000 करोड़ रुपए दिया गया है 19वीं किस्त में, और लगभग 9.8 करोड़ फार्मर्स इसमें बेनिफिट हुए हैं। ये तो प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि है, 2019 में स्टार्ट करी गई थी, जब इलेक्शन आ रहे थे उससे पहले सरकार ने स्टार्ट करी थी स्कीम। और इसमें 2,000 रुपए सरकार 3 इंस्टॉलमेंट्स में हर हर 4-4 महीने में किसानों को देती है, यानी कि सालाना 6,000 रुपए इन 3 इंस्टॉलमेंट्स। अच्छा, अब ये जो 19वीं किस्त है सरकार ने कहाँ से लॉन्च करी है, ये भी पूछा जा सकता है, तो आंसर है भागलपुर की। और जो स्थित है कहाँ पे? बिहार। तो बिहार के भागलपुर से 19वीं किसान पीएम किसान इंस्टॉलमेंट लॉन्च करी गई है। लॉन्च कब करी गई थी? फरवरी 2019 में इनिशियली। फाइनेंस मिनिस्टर है सीतारमण, उन्होंने लॉन्च किया है म्यूचुअल क्रेडिट गारंटी स्कीम फॉर एमएसएमईज एंड एक्सपांड स्वामी फंड। देखो, तो स्वामी फंड तो ठीक है। अब क्या है? क्रेडिट गारंटी स्कीम हमने एमएसएमईज के लिए भी, क्योंकि एमएसएमईज क्या होती है, घाटे में चली जाती हैं, तो अब उन्होंने क्रेडिट गारंटी स्कीम एसएमईज के लिए भी लॉन्च कर दी है। और ये हमने डिक्लेरेशन सरकार ने 2025-26 की जो बजट था उसमें भी करी थी। अब इसमें क्या होगा? इस स्कीम के अकॉर्डिंग कोलेटरल फ्री लोन्स जो होगा, लोन्स 100 करोड़ रुपए तक का लोन जो होगा कोलेटरल फ्री, यानी कि कुछ भी गिरवी नहीं रखना होगा, किसको? एमएसएमईज को। तो म्यूचुअल क्रेडिट गारंटी स्कीम फॉर एसएमएस के अकॉर्डिंग 100 करोड़ का लोन बिना कोलेटरल के एसएमएस को दिया जा सकेगा। किसके लिए? वो परचेज कर सकते हैं उस 100 करोड़ से प्लांट, मशीनरी और इक्विपमेंट।
इसके अलावा द स्कीम वुड प्रोवाइड 60% गारंटी कवरेज बाय द नेशनल क्रेडिट गारंटी ट्रस्टी कंपनी लिमिटेड। वो ये कह रहे हैं कि जो 100 करोड़ होगा जो लोन दिया गया है, इसमें से 60% जो होगा इसकी गारंटी कवर करी जाएगी, 40% रिस्क रहेगा। तो 60% गारंटी कौन लेगा? नेशनल क्रेडिट गारंटी ट्रस्टी कंपनी एलटीडी यानी कि एनसीजीटीसी लेगी। ठीक है, याद रखना है। आरबीआई ने लॉन्च करी है फाइनेंशियल लिटरेसी वीक 2025 टू फोकस ऑन वीमेंस प्रोस्पेरिटी। याद रखना कि अब ये कब तक लॉन्च किया गया आरबीआई के द्वारा फाइनेंशियल लिटरेसी वीक? तो 24 फरवरी से 2028 तक। ऐप से फाइनेंशियल, ऐप से फरवरी। और इस बार की जो थीम रखी है वो रखी है फाइनेंशियल लिटरेसी वीमेंस की प्रोस्पेरिटी यानी कि महिलाओं की प्रोस्पेरिटी के हेतु। फर्स्ट फेज ऑफ द देश का प्राकृतिक परीक्षण अभियान कंक्लूड्स हो गया है। अब ये 29 अक्टूबर 2024 को स्टार्ट किया गया था देश का प्राकृतिक परीक्षण अभियान। पीएम मोदी ने इसको क्या किया था? इनॉग्रेट किया था। अब इंपॉर्टेंट चीज है कि देश का प्राकृतिक परीक्षण अभियान जो हुआ ये किसने करवाया, किस मिनिस्ट्री ने करवाया? तो नेशनल कमीशन फॉर इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन और किस मिनिस्ट्री ऑफ आयुष के साथ में मिलकर। और इसका जो कंप्लीशन हुआ है फर्स्ट फेज का वो कहाँ पे हुआ है? मुंबई में। अब इससे भी इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि अगर ये 29 अक्टूबर 2024 को स्टार्ट हुआ तो फरवरी में क्या कर रहा है इसकी न्यूज़? तो इसने 5 जब ये कंप्लीट हुआ फरवरी में तो इसने 5 हिस्टोरिक 5 गिनीज़ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स अपने नाम किए। किसने? देश का प्राकृतिक परीक्षण अभियान ने। कौन-कौन से थे? एक सप्ताह में सबसे अधिक प्लेजेस यानी कि शपथ ली जाने वाली। एक मंथ में सबसे अधिक हेल्थ कैंपेन की जाने वाली। मोस्ट प्लेजेस रिसीव्ड। किसी भी हेल्थ कैंपेन ने 1 महीने में सबसे अधिक मोस्ट प्लेजेस रिसीव करी हैं। इसके अलावा मोस्ट फ्लैजेस रिसीव्ड फॉर अ हेल्थ कैंपेन। किसी भी हेल्थ कैंपेन के लिए सबसे ज्यादा फ्लैजेस रिसीव करी गई हैं। और लार्जेस्ट ऑनलाइन फोटो एल्बम। इसके अलावा लार्जेस्ट ऑनलाइन वीडियो एल्बम भी इसी में हुआ है। तो ये 5 वर्ल्ड गिनीज के रिकॉर्ड बने हैं किसके अकॉर्डिंग? देश का प्राकृतिक परीक्षण अभियान जो अक्टूबर 2024 में स्टार्ट हुआ था और इसका फर्स्ट फेज कंप्लीट हुआ है मुंबई में। मार्च के करंट अफेयर्स देखते हैं। यूनियन मिनिस्टर सीआर पाटिल लॉन्चेस ने जल शक्ति अभियान कैचेदा रेन 2025 इन हरियाणा। अब देखो जल शक्ति अगर ये आ रहा है कि वाटर सेट प्रोग्राम, वाटर सेट तो ये बताया था वाटर की कमी कहाँ ग्रामीण एरियाज में होती है तो वाटर सेट प्रोग्राम तो जो हमारे रूरल डेवलपमेंट मिनिस्टर हैं शिवराज सिंह चौहान वो करेंगे। लेकिन ये है जल शक्ति अभियान, ये जल से रिलेटेड है। तो ये जल मिनिस्ट्री कौन है? हमारे जल मिनिस्टर कौन है? सीआर पाटिल है। और अभियान क्या है? कैच द रेन 2025। रेन को पकड़ो यानी कि वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम से रिलेटेड। कहाँ से स्टार्ट किया है? हरियाणा के पंचकुला से इन्होंने स्टार्ट किया है। कोलैबोरेशन रहेगा इसमें किस-किस का? मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति भी रहेगी, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज और साथ में गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा यानी कि 3 लोगों का है। इसके अलावा जल शक्ति अभियान कैचेदा रेन 2025 एम्स टू ड्राइव नेशन वाइड अवेयरनेस। इसमें क्या होगा? ये जल शक्ति कैचेदा रेन में इसमें जो पब्लिक पार्टिसिपेशन है इस पे ज्यादा जोर दिया जा रहा है कि जन भागीदारी सुनिश्चित करवानी चाहिए। इसी वजह से इसका जो विजन है वो है हर बूंद अनमोल की। हर बूंद अनमोल है, ये इस विजन के हिसाब से काम कर रहे हैं। और जो थीम है वो क्या है? जल संचय जन भागीदारी। यही बात बताई थी, मेन एम यही है। और जन जागरूकता की ओर, तो भागीदारी हो और लोग जन जागरूक भी हों। इसके साथ में ही इन्होंने क्या है? हरियाणा की 2 स्कीम्स लॉन्च करी गई हैं। मुख्यमंत्री जल संचय योजना हरियाणा के लिए और दूसरा वाटर रिसोर्सेज एटलस फॉर हरियाणा। ये 2 पॉइंट्स भी हमें याद रखने हैं, ये साथ में लॉन्च करी गई हैं। इसके अलावा एक और जल जंगल जन एक प्राकृतिक बंधन अभियान को भी इसी के साथ में लॉन्च किया है। इसके साथ में लॉन्च किया हमने कैच द रेन जो 2025 का ये जो कैंपेन हम स्टार्ट कर रहे हैं उसके साथ में मिलकर। नेक्स्ट स्कीम है हमारी पंचायती राज की जिन्होंने लॉन्च किया है सशक्त पंचायत नेत्री अभियान। सशक्त पंचायत का मतलब ये है कि जिन जिन ग्राम पंचायतों में नेत्री यानी कि महिला प्रधान है उनको और एम्पावर करना। जनरली हम ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स देखते हैं कि उनकी जो प्रधानपति हैं जैसे कि पंचायत में दिखाया गया है वो उनकी तरफ से सब कार्यभार देखते हैं। तो ये कब से स्टार्ट? ये नेशनल वर्कशॉप एक तरीके का कौन सी सशक्त पंचायत नेत्री अभियान है। कैपेसिटी बिल्डिंग करी जाएगी पंचायत राज इंस्टीट्यूशंस की जो महिलाएं इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स हैं जनरली उनकी। और 4 मार्च 2025 से स्टार्ट किया गया था। ठीक है। इसके अलावा 6 ईयर प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना कंप्लीट। प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना के 6 वर्ष पूरे हो गए हैं। तो इसकी लॉन्चिंग डेट भी बता दीजिए। तो श्रम योगी मानधन योजना की लॉन्चिंग डेट है 2019 और 6 कितना होता है? 9 से 15 यानी कि 2025 तभी तो होगा। 2019 में स्टार्ट हुई थी और मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट ने इसको कवर किया है। और ये सेंट्रल सेक्टर की स्कीम है। जनरली किसके लिए है? जो अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर्स हैं उनके लिए है। जरा देखते हैं एलिजिबिलिटी क्या है। 18 से 40 वर्ष के होने चाहिए आप। इसके अलावा 15,000 रुपए से कम आपकी मंथली इनकम हो। ई श्रम पोर्टल पर आपका रजिस्ट्रेशन भी होना चाहिए।
इसके अलावा फीचर क्या रहेगा कि जब आप ऐसा करेंगे 18 से 40 वर्ष के बीच में आप योगी मानधन योजना में रजिस्टर्ड हो जाएंगे, तब आपको एस्यूर्ड पेंशन, एस्यूर्ड का मतलब है फिक्स्ड पेंशन होगी, 3,000 रुपए, कम से कम 3,000 रुपए पर मंथ की होगी। और वॉलंटरी कंट्री, अब इसमें आप जमा क्या करोगे? सरकार आपको अगर 3,000 देगी तो ऐसे तो है नहीं है कि बिना पैसे के दे दे। पहले आप जमा करते रहोगे 18 से 40 वर्ष तक, तो आप 60 वर्ष के हो जाओगे तब आपको मिलने लगेगी। तो ये मिलेगा आपको, वॉलंटरी एंड कंट्रीब्यूटरी पेंशन स्कीम है कि मतलब आप अपने से कितना भी पैसा जमा कर सकते हो, जितना पैसा आप जमा करोगे उतना पैसा आपको मिलेगा, लेकिन कम से कम 3,000 तो मिलेगा ही। तो एज याद रखना, 18 से 40, कई बार 18 से सिर्फ 60 भी देता है। इसके अलावा अदर फीचर्स में एक चीज़ याद रखना है कि अगर सब्सक्राइबर जिसकी ये पेंशन जिसके नाम है, अगर उसकी डेथ हो जाती है, तो स्पाउस है जो उसका, यानी कि हस्बैंड और वाइफ, उसको सिर्फ 50% पेंशन उसको मिलेगा, बाकी किसी को भी नहीं। श्रमयोगी मानधन योजना की बात करें तो हम 3 स्टेट्स में तो हरियाणा सबसे फर्स्ट है, उत्तर प्रदेश हमारा सेकंड है और महाराष्ट्र हमारा थर्ड। याद रखना, योगी श्रम मानधन योजना में योगी जी फर्स्ट पे नहीं है, सेकंड पे है। इंडियन रेलवे ने ज्वाइन किया है मिशन अमृत सरोवर टू टैकल वाटर स्कैरिसिटी। यही पूछ ले कि मिशन अमृत सरोवर कौन चला रहा है, तो ये बहुत अचंभा होगा, इंडियन रेलवे जनरली ऐसे काम नहीं करता है। दे देगा आपको एग्जाम में, पता क्या, मिनिस्ट्री ऑफ यही एनवायरमेंटल अफेयर्स या वाटर सेट डेवलपमेंट, लेकिन चला रहा कौन, इंडियन रेलवे। इसके अकॉर्डिंग क्या होगा कि इंडियन रेलवे क्या करेगा, हर एक डिस्ट्रिक्ट में, जिले जितने भी डिस्ट्रिक्ट हैं, एक डिस्ट्रिक्ट में 75 अमृत सरोवर यानी कि 75 तालाब एक डिस्ट्रिक्ट में वो खोदे जाएंगे। ठीक है, याद रखना। और वही काम वही है, और लेकिन अकेले नहीं करेगा, जन भागीदारी से रिलेटेड होगा, कम्युनिटी पार्टिसिपेशन होगा। मेन इसका जो किसी कोण में यही जन भागीदारी होगी। अब जो तालाब खोदा जाएगा वो कितना बड़ा, तो आंसर होगा 1 एकड़ का, कम से कम 1 एकड़ का तालाब होना चाहिए। इट इज बेस्ड ऑन द होल ऑफ गवर्नमेंट अप्रोच विथ दी पार्टिसिपेशन। अब इसमें कौन कौन सी मिनिस्ट्री काम करेगी? जनरली तो इसको लीड करेगा इंडियन रेलवे, लेकिन मिनिस्ट्री जरा देख लो, मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट, मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर, अब देखो ये कल्चर भी है ना, मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज और टेक्निकल ऑर्गेनाइजेशन। इसमें अब कहाँ-कहाँ पर हमें तालाब खोदना, तो उसके लिए आपको ज्योग्राफिकल मैपिंग भी चाहिए। तो टेक्निकल पार्टनर हमारा कौन है? विज़ागेन है, बाइज़ागेन। भास्कराचार्य आचार्य नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर स्पेस एप्लीकेशंस एंड जियो इन्फॉर्मेटिक्स, जो कि अहमदाबाद में लोकेट करता है, ये आपका टेक्निकल पार्टनर रहेगा किसका? मिशन अमृत सरोवर का। मिनिस्ट्री ऑफ जो आयुष है, इसने लॉन्च कर दिया राष्ट्रीय कर्मयोगी जन सेवा प्रोग्राम टू बिल्ड अ सिटीजन सेंट्रिक वर्कफोर्स। सिटीजन सेंट्रिक वर्कफोर्स का मतलब है नागरिक केंद्रित वर्कफोर्स बनाने की बात कर रहे हैं। कौन? मिनिस्ट्री ऑफ आयुष। मिनिस्ट्री ऑफ, देखो जैसे ही हमें लगेगा कर्मयोगी तो हमें लगेगा मिनिस्ट्री ऑफ पर्सोनल है, नहीं पर्सोनल नहीं है, आयुष है। और जन सेवा प्रोग्राम जो लोगों की सेवा करे, ऐसी आयुष। और आयुष का मतलब वैसे भी होता है सेवा। हाँ, अब इस क्या बनाएंगे हम? मोर अकाउंटेबल, कंपैशनेट और सिटीजन सेंट्रिक वर्कफोर्स बनाई जाएगी इस मिशन के जन सेवा प्रोग्राम के अंतर्गत। स्वायान इनिशिएटिव, ये जरा देखो, स्वायान कैसे लिखा है इसको जरा गौर से देख लो। स्वा और यान, यान का मतलब होता है प्लेन, जो भी है। तो बस यही है। नेशनल इनोवेशन चैलेंज है, जो निडर है, निडर नेशनल इनोवेशन चैलेंज फॉर ड्रोन रिसर्च। ये निडर एक प्रोग्राम चल रहा है हमारा पहला, एमईआईटी और ड्रोन फेडरेशन ऑफ इंडिया ने इसको लॉन्च किया था निडर को। इसी के अंतर्गत हम एक स्वान इनिशिएटिव भी स्टार्ट हमने किया है। तो स्वान इनिशिएटिव होगा। अब जनरली पहले निडर के बारे में चर्चा करते हैं। निडर एम्स टू एनकरेज रिसर्च इनोवेशन एंड रियल वर्ल्ड ड्रोन एप्लीकेशंस इन डिजास्टर मैनेजमेंट एंड प्रिसिजन एग्रीकल्चर। नेशनल इनोवेशन चैलेंज जो है ड्रोन रिसर्च का, हम ड्रोन रिसर्च कर तो रहे हैं, लेकिन हम किस फील्ड में? तो डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए और प्रिसिजन यानी कि बहुत सटीक जानकारी हम देंगे एग्रीकल्चर को। लगभग 100 स्टूडेंट्स टीम इसमें इन्वॉल्व है, ये तो आप छोड़ दो। तो निडर का जो प्रोग्राम है जनरली डिजास्टर मैनेजमेंट और प्रिसिजन एग्रीकल्चर। अब स्वान इनिशिएटिव जनरली तो कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोग्राम है। इसी निडर प्रोग्राम के अंतर्गत इसको जुलाई 2022 में अप्रूव कर लिया गया था। ठीक है, बस इतना याद रखना है। अब आती है बात प्रधानमंत्री युवा 3.0 प्राइम मिनिस्टर्स स्कीम फॉर मेंटरिंग यंग ऑथर्स। ठीक है, क्या है 3.0 का मतलब? क्या है? मेंटर कर रहे हैं यंग ऑथर्स को। यंग ऑथर्स कौन? जिनकी एज 30 वर्ष से कम है। ऐसे जो होंगे ऑथर्स होंगे, इनको प्राइम मिनिस्टर जो स्कॉलरशिप जो दी जाती है, वो 22 डिफरेंट लैंग्वेजेस के लिए है। कौन इसको स्टार्ट कर रहा है? मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन थ्रू नेशनल बुक ट्रस्ट ऑफ इंडिया, इसके द्वारा। इसमें 50 ऑथर सेलेक्ट किए जाते हैं थ्रू ऑल इंडिया। ठीक है, और इसको इसके साथ साथ एक भारत श्रेष्ठ भारत जो काम है हमारा, उसको भी हम प्रमोट कर रहे हैं। तो इसमें एज याद रखनी है आपको कि ये 30 वर्ष से कम की एज वाले हैं युवा। युवा कौन होंगे? देखो 3.0 है ना, 3.0 अभी ये अपने आप में 30 दिख रहा है।
नेक्स्ट स्कीम है हमारी गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम। भाई गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम सबसे पहले लागू कब हुई थी? स्टार्ट हुई थी नवंबर 2015 से और 10 साल में ये पूरी बंद हो गई है। 10 साल इसकी कंप्लीट नहीं हो पाए और अब इस स्कीम को सरकार ने क्या कर दिया, बंद कर दिया। लेकिन एक टेक्निकल पॉइंट है क्या, इस स्कीम में जनरली 3 कंपोनेंट्स थे, 3 टाइप की इसमें सब स्कीम थी। एक थी शॉर्ट टर्म बैंक डिपॉजिट, एक थी मीडियम टर्म डिपॉजिट और एक थी लॉन्ग टर्म। शॉर्ट टर्म का मतलब है जब थोड़े समय के लिए आपने अगर अपना इस स्कीम को स्टार्ट किया है 1 से 3 वर्ष के लिए। मीडियम टर्म थी 5 से 7 साल के लिए, लॉन्ग टर्म थी 12 से 15 वर्ष के लिए। टेक्निकली देखी जाए तो ये पूरी स्कीम बंद नहीं करी है। इसके जो मीडियम टर्म वाला कंपोनेंट था इसको बंद कर दिया और जो लॉन्ग टर्म वाला कंपोनेंट था इसको बंद कर दिया। लेकिन तो शॉर्ट टर्म बैंक डिपॉजिट 1 से 3 वर्ष वाला होगा, ये कंटिन्यू चलती रहेगी। ये गोल्ड सेविंग अकाउंट्स भी ओपन करने होते थे हमें इससे पहले डिपॉजिटर्स को, ठीक है? तो ये चीज़ें हमने देख ली हैं। याद रखना है शॉर्ट टर्म बैंक डिपॉजिट कंपोनेंट बंद नहीं होगा, ये दोनों कंपोनेंट बंद हो जाएँगे। आगे देखेंगे, इस स्कीम को चलाया कौन रहा था? जितनी भी कमर्शियल बैंक्स हैं वो सब, सिर्फ आरआरबी जो होती थी रीजनल रूरल बैंक्स वो नहीं चलाती थी। वो जितनी भी कमर्शियल बैंक्स थी वो सब इस स्कीम को चलाने के लिए क्या थी? एलिजिबल थी। इसके अंदर क्या होता था, मिनिमम कितनी क्वांटिटी का आप गोल्ड डिपॉज़िट कर सकते थे? तो कम से कम 10 ग्राम का, ठीक है ना? और जो ज्वेलरी होती थी उसको मेल्ट करके और कन्वर्ट कर दिया जाता था इंटू 995 फाइनेंस बार्स में। सीधी-सी बात है, मिनिमम कितना था? 10 ग्राम आप गोल्ड रख सकते थे। उसके लिए आपको गोल्ड सेविंग्स अकाउंट्स भी ओपन करवाना ज़रूरी था। तो ये जो इम्पोर्टेंट चीज़ें थी गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम के बारे में हमने देख लिया। अच्छा, एक चीज़ और है, इसको इम्प्लीमेंट कौन-कौन कर रहा था? एक तो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ही कर रही थी। साथ में कमर्शियल बैंक तो इम्प्लीमेंट ही कर ही रही थी धरातल पर, और इम्पोर्टेंट है इसमें आरबीआई भी इसको इम्प्लीमेंट कर रहा था। So Ministry of Finance, RBI and scheduled commercial banks all were operating or implementing the gold monetization scheme that was launched in the year of November 2015.